नमस्कार, मैं हूं भोपाल झा। आप जुड़ चुके हैं भटनेर पोस्ट के साथ। मैं पहले एक शेर सुनाता हूं आपको। कहते हैं कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर कहीं ऐसा ना हो तो ऐतराज भी हो। ना करते शोर शराबा तो और क्या करते, तेरे शहर में तेरे मुल्क में और कोई काम काज भी हो। दरअसल जब इस तरह की बातें हम करते हैं तो हमें याद आता है लीडर, नेता। नेता शब्द बदलते परिवेश में जैसे यूं लगा कुछ नेताओं की करतूत से नेता शब्द जैसे गाली का पर्याय बन गया, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम डेमोक्रेसी सिस्टम की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो नेता सर्वोपरि होता है। नेता नीति निर्धारक होता है। नेता उस नीतियों को पालन कर पाने वाला होता है, यानी नेता ग्रेट होता है। इसीलिए भटनेर पोस्ट ने एक नया शो शुरू किया हाथ से, डियर लीडर। और आज संयोग से हमारे साथ हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की मेंबर रही, राज्यसभा सदस्य रही और महिला हितों को लेकर पीछे लंबे अरसे से, यूं कहें कि लगभग 50 वर्षों से संघर्ष करने वाली वृंदा करात। बहुत बहुत स्वागत है डियर लीडर। डियर लीडर, डियर जरूर कहना, लीडर मत कहना। लेकिन लीडर तो लीडर है। आजकल लीडर, जैसे आपने सही कहा, लीडर तो एक ऐसे शब्द हो गया है ना कि लोग लीडर शब्द सुनकर या तो डरते हैं या भागते हैं। तो हम लोग जो कम्युनिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट हैं और उस रूप में हम काम करते हैं जनता के बीच। ये तो जो लीडर है, मैंने जैसे पहले ही कह दिया कि जो संघर्ष करने वाला वो भी लीडर और जो सत्ता में रह के नीतियों को बनाने वाला वो भी लीडर, यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लीडर तो लीडर होता है। शुरुआत आज करते हैं कि चूंकि पूरे देश में आज हम आज़ादी की हीरक जयंती मना रहे हैं, 75 साल हमारा पूरा हो गया आज़ादी का, और बहुत ही उत्सव का माहौल है। और आपकी पार्टी यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी उत्सव मना रही है, पूरा देश उत्सव मना रहा है। इस बदलते परिवेश में 75 साल में देश को कहाँ पाते हैं आप? सवाल यह है कि 75 साल में निश्चित रूप पर अगर हम ब्रिटिश ज़माने की तुलना में डेफिनेटली हमारा देश बढ़ा है और देश की जनता ने तमाम कुर्बानियों के आधार पर देश के विकास में जितना उन्होंने प्रयास किया है, तो एक तो ये हकीकत है। लेकिन उसके साथ साथ जो आज़ादी के वायदे थे आम जनता के लिए, आज हम उस संदर्भ में कहाँ खड़े हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि पिछले 75 साल में इसके बावजूद कि बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए हिंदुस्तान बढ़ा है, वहाँ साथ साथ जो गुंजाइश रही है, वो गुंजाइश कहीं भी हम नज़दीक भी नहीं पहुँचे उसको अमल में लाने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए। और कारण पूंजीवाद का रास्ता। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, अभी घर घर तिरंगा का ये चल रहा है। अगर आप उस कंस्टिट्यूंट असेंबली की बहस को अगर आप एक बार ध्यान से सुने पढ़ें, उसमें 3 थे। एक, कम्युनल झंडा नहीं है, सांप्रदायिक झंडा नहीं है। 2, यूनिटी के आधार पर हमारा देश आज़ाद हुआ। 3, सामाजिक न्याय और शोषण के खिलाफ ये झंडा प्रतीक है। ये तीनों चीज़ आज बड़े खतरे में है। और निश्चित रूप पर जो गरीब है, आज तो लाखों गरीबों का घर ही नहीं है तिरंगा फहराने के लिए, ये भी एक हकीकत है। तो मैं उसको विस्तृत रूप पर देखती हूँ कि जहाँ हम आगे बढ़े हैं, विज्ञान के रूप में आगे बढ़े हैं, महिलाएं तमाम बंधनों को तोड़ के आगे बढ़े हैं, शिक्षा में भी हमारे ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो दुनिया मानती है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन असमानता जो बढ़ा है उसमें रत्ती भर का अंतर नहीं है। मैं बीच में आपको बोल, जैसे माकपा भी अपने हिसाब से, मैंने कहा कि आप उत्सव मना रहे हैं, अभी पूरे देश में माकपा का अलग तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं। किन चुनौतियों से आगाह कर रहे हैं आप लोग वर्कर को, कार्यकर्ताओं को, कॉमरेड को? हम कहते हैं कि आज़ादी के संघर्ष की जो आशाएं थी वो पूरे नहीं हुए। क्यों? पहले ये ढूंढने की जरूरत। केवल नेगेटिव बोलने से फायदा नहीं है। क्यों नहीं हो पाए? हमारे देश की साधनों में कोई कमी नहीं है, देश की प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है, हमारी स्किल है, हमारी टैलेंट है, हमारे नौजवान है। तो क्यों
आज क्यों हम अपने को इससे संकट में हम पाते हैं कि एक तरफ 98 अमीर घरानों के पास जो धन है 55 करोड़ परिवारों का बराबर है। सोचो ये क्यों? तो ये अगर हम देखें तो उसका जवाब भी हम मजदूर किसानों को देते हैं कि क्योंकि हमारे देश का जो आर्थिक ढांचा है वो श्रम को लूट कर मुनाफा कमाने का पूरा एक ढांचा है, पहली बात, जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों इसमें शामिल रहे हैं, सरकार वही चलाए। ठीक है। दूसरी बात, आखिर आप ही बताइए झा जी, क्या हम सोच सकते हैं कि जब हम साजी विरासत और साजी शहादत की बात सोचते हैं, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कोई धर्म अलग था क्या? ठीक है, सभी एक साथ मिलकर लड़े। आप कोई भी चीज़, जालियांवाला बाग को देखिए, सभी धर्म, सिख, हिंदू, मुसलमान सब थे। काकोरी कांड में जब राम प्रसाद बिस्मिल फांसी पर उसको चढ़ाया गया, उसके साथ अशफाकुल्ला खान थे। ऐसे बहुत सारे अनेक मसाले। लेकिन आज अगर कोई कहे कि राष्ट्रवाद का मतलब धर्म का विशेष सदस्य के रूप में तभी तुम देशभक्त हो सकते हो, ये तो हमारे पूरे देश को कमजोर करने वाले, देश को चौपट रास्ते पे ले जाने वाली बात है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, ये दूसरा खतरा है। और तीसरी बात मैं ये मानती हूँ कि सामाजिक न्याय के लिए, जाति प्रथा के खिलाफ, पुरुष प्रधानता के खिलाफ जो हमारे एक सपना रही है, आज हम अपने को वहाँ कहाँ पाते हैं। तो ये 3 मुद्दे को लेकर हम देश भर में ये कह रहे हैं कि विकल्प है, ऐसी बात नहीं है, विकल्प है। और विकल्प जहाँ जहाँ जनता एक साथ मिलकर अपनी शक्ति को प्रदान किया है, वो विकल्प सामने आया भी है। यानी विकल्प है, मोदी जी का विकल्प है, अभी मोदी जी का विकल्प है, 100% विकल्प है। 60% जनता ने मोदी जी के खिलाफ ही वोट दिया, लेकिन फिर भी हताश होने की जरूरत नहीं है। और 75वीं वर्षगांठ को दिवस को जब हम मना रहे हैं और तिरंगा जब हम फहरा रहे हैं, तो निश्चित रूप पर इन असूलों को भी, देश की संविधान को, देश में क्या लिखा है झा जी, हम भारत के लोग, ये है, हम भारत के लोग। ये नहीं लिखा है संविधान में हम हिंदू धर्म के लोग, हम इस्लाम धर्म के लोग, हम ईसाई, ये नहीं लिखा है। भारतीयता की बात की गई है, भारत के लोग। लेकिन जो इसको बदल कर, मैं कहती हूँ अगर कोई भी देश के विरोध में कोई काम कर रहा है, वो यही शक्तियां हैं जो आज धर्म के नाम पर देश को बांट रहा है। और ब्रिटिश का जो पूरा कॉलोनियल राज रहा, विभाजन करो और राज करो, आज वही नीति मोदी जी की है, और क्या है। लेकिन एक सवाल आपके पार्टी के ऊपर भी बार बार उठता है कि बदलती परिवेश में चाहे मोदी युग का उत्थान हो रहा हो, लेकिन विपक्ष कमजोर हो रहा है। और अगर वहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो उसका दायरा भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगा है, क्या कारण है? हाँ, चुनावी रूप में तो हम बंगाल की जब हमारे 2011 में जब हम हार गए, और पिछले 10 साल में जिस रूप में हमारे कम्युनिस्ट बंगाल में दमन के शिकार बने हैं, लेकिन आज भी लाल झंडा वहाँ है। और आज जो पूरा भ्रष्टाचार टीएमसी सरकार की रूप में अभी आपने देखा, और ये भी आप देख लीजिए, ये कोई अचरज की बात नहीं होगी अगर वो जितने भी भ्रष्ट लोगों की ढेर करोड़ों रुपया है, अगर वो कल मोदी जी की पार्टी में चले जाए, क्योंकि आज वही असूल है, विपक्ष में जब तक हो तुम भ्रष्ट हो, और मोदी जी के पास जब आओगे तब भैया तो देसी गाय के दूध के धुले हुए हो। ये छोड़िए। तो कम्युनिस्ट कभी भी कम्युनिस्ट इस टाइप की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं। तो हमारे लिए देखिए, जो संसदीय प्रणाली है वो पूरा बदल रहा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? जब हम चुनाव लड़ें, जहाँ से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, पैसे कहाँ से मुझे मिल रहा है,
ये एक पारदर्शिता का एक होना नियम चाहिए, था। बिल्कुल। अभी खत्म है। अब आप अभी संख्या हम पूछ ही नहीं सकते कि कौन कितना- से बड़े लोग अमीर के साथ हमारे सारगार करके हम पैसे ले रहे हैं, हमारा क्या लेन देन है, ये जनता को इलेक्ट्रल नहीं बॉन्ड पता ने है। छिपा दिया। हाँ, जनता को और नहीं पता। एक ही दल को 4,000 करोड़ रुपया से अधिक, और वो दल कौन है? बीजेपी, क्योंकि सरकार चला रही है। तो किसने 4,000 करोड़ रुपया से अधिक दिया? ये तो सरकारी आंकड़े जो पार्लियामेंट में पेश किए गए। 4,000 करोड़ रुपया एक कम्युनिस्ट के मजदूर उम्मीदवार, एक किसान उम्मीदवार जो हम खड़े करते हैं, उस मैदान तो अभी बराबर का मैदान नहीं है ना। तो एक कठिन है। तो निश्चित रूप पर आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हमारा संसदीय प्रणाली में हमारा सेटबैक हुआ है, और उसका एक असर देश की राजनीति पर भी पड़ा है। क्योंकि जब कम्युनिस्ट थे, जब हम मजबूत थे, तो कम से कम ये तो नहीं था ना कि पूरे देश का बंटवारा, पूरे मजदूर वर्ग और किसानों के ऊपर इतना जबरदस्त हमला, कानून ले आए बगैर संसद के राय के, किसानों के ऊपर थोप दिया। 1 साल किसानों को मजबूरी में वहाँ दिल्ली की सीमा पर रोक कर वो वहाँ बैठे रहे, और आखिर में मोदी जी को पीछे हटना पड़ा। कहने का मतलब, हमें अपनी कमजोरियों को महसूस करके आज की इस पैसे वाले माहौल में हम जनता की समर्थन से इसका मुकाबला कैसे करें। अब राजस्थान में देखिए कि तमाम बीजेपी कांग्रेस की राजनीति के बीच में भी आज हमारा लाल झंडा, उन दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़के हम आज भी खड़े हैं। और लाल झंडे में ऐसा क्या है, बड़ा मतलब लगता है सुन के, जैसे आप 1971 में लगभग आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ती हैं, ऐसा क्या लगा आपको कि इस 50 साल 51 साल से आप संघर्ष कर रही हैं, मतलब वो वजह हम जानना चाहेंगे आपसे। प्रेरणा, मैं आपको बता रही हूँ, मजदूर और किसानों के बीच संघर्ष और उनकी जो जिंदगी है वो है असल भारत। और जब हम अपने को भारतीय मानते हैं और अगर जनता से हमारा कोई संबंध नहीं है और उस जनता से सीख कर अगर ऐसे हम समाज बदलने की संघर्ष के साथ अपने को नहीं जोड़ते हैं तो फिर ये जिंदगी है क्या। और मैं ये मानती हूँ कि आपने सही कहा कि 52 साल हो गए। हाँ, 52 साल हो गए, बिल्कुल। और गोपाल जी, मैं सच बता, देखिए ऊपर नीचे तो हुआ है, तब कभी दुख, कभी सुख, कभी मतलब फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन कभी भी एक पल के लिए भी मेरे इस 52 साल की कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ शामिल होने के एक पल में भी मैंने कभी खेद नहीं, कभी रिग्रेट मैंने महसूस नहीं की, बल्कि मेरी जिंदगी कम्युनिस्ट पार्टी में रहकर मेरी जिंदगी बनी। ठीक है। और आज भी मुझे ऊर्जा वहीं से मिलता है, जनता के बीच रहने का। मैं कमरों में बंद रहकर सिर्फ स्टडी नहीं करने वाली हूँ, मैं हमेशा जनता के बीच ही संघर्षों में सीखने का मेरा प्रयास रहा। ठीक है। चलिए, एक सवाल रहेगा कि 2024 की बात करें, बहुत ही अहम चुनाव होगा, उसमें माकपा की क्या रणनीति रहेगी? उसमें हमारी पहली रणनीति रहेगी हमारी पार्टी को मजबूत करें, पहले बात। क्योंकि जब सीपीएम की सीट अधिक आते हैं तो दल बदलू पैसे, खरीद फरोख्त जो भी हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं वो कम होगा। तो इसलिए पहले बात, अपने पार्टी को मजबूत करके हम कितनी सीट सफलता के साथ हम लड़ सकते, पहले हमारा मुख्य है। दूसरी बात, जो दूसरे वाम दल हैं उनके साथ मिलकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। तीसरी बात, अलग अलग प्रदेशों में वो कौन सी शक्तियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान जैसे जगह में जहां कांग्रेस उन्हीं आर्थिक नीतियों पर तेजी से लागू कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की कौन वो शक्तियां हैं, वो हमें देखना है। हर प्रदेश की ना अलग अलग
राजनीतिक समीकरण है, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी हारे और एक विकल्प बने जो जनता की पक्ष की विकल्प हो, ये निश्चित रूप पर हमारा है। लेकिन वो तभी होगा जब सीपीएम कुछ मजबूत बने। लेकिन कहते हैं विपक्ष बहुत कमजोर है, उसे मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी विचारधारा, हमारे पार्टी, हमारे झंडे, हमारे आंदोलन और हमारी जनता को हम मजबूत करें। मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि अभी जैसे अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप बलात्कार से संबंधित जो कानून है उसकी जो खामियां रही उसको लेकर आपने काफ़ी संघर्ष किया, कई बार अपने मुद्दे उठाए। उसी से संबंधित अशोक गहलोत का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है उसमें एक फांसी की सज़ा की गई, और फांसी की सज़ा का एक दुष्परिणाम यानी साइड इफेक्ट ये आया कि जो कुकर्मी है, जो दुराचारी है, उसने तो बच्चों को मारना भी शुरू कर दिया। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो वर्मा कमीशन रहा, ये गहलोत किस रूप में वो कह रहे हैं मैं नहीं कह सकती हूँ, मतलब किसी विशेष को अगर बचाने की प्रक्रिया में वो कह रहे हैं मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आम तौर पे महिला आंदोलन से जुड़े हुए लोग या संवेदनशील विचारधारा जो अनुभवी है इन केसों में, जस्टिस वर्मा कमीशन जो बनी थी निर्भया केस के बाद, स्वयं उन्होंने कहा कि फांसी की सजा के आधार पर न्याय मिलेगा। इसकी बजाय अगर हम इस बात पे जोर दें कि जो दोषी है वो पकड़े जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, मतलब उनका शब्द था कन्विक्शन की सर्टेनिटी। अब जब आप फांसी की देंगे तो आप देखिए अदालतों में कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं रेडेस्ट ऑफ रेयर केसेस, वो छूट भी जाते हैं। तो मौत की सजा के साथ साथ हमने जो कहा उस समय, अभी तो 14 साल में वो जीवन को मानकर वो छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ते हैं? मतलब 14 इयर्स आप अंदर रख के जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आप 14 साल के बाद क्यों छोड़ते हैं? लाइफ का मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब तेजी से उसका निराकरण होना चाहिए। लाइफ का मतलब लाइफ। मतलब एक बलात्कारी जो बलात्कार किया है, आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, लेकिन 14 साल के बाद आपने छोड़ दिया। वो बच्ची अगर 8 साल की है तो 14 साल के बाद वो युवती बनेगी, उसके सामने वो बलात्कारी, आपने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों नहीं दिया? अपने जीवन काल का सजा के लिए आपने क्यों नहीं इंतजाम किया? फांसी के लिए जनता, क्योंकि हम लोग स्लोगन देते हैं ना, फांसी दो, तो एक बात हो जाती है कि फांसी ये एक सजा, और एक भावना भी होती है कि फांसी देना चाहिए, और ये स्वाभाविक है, वो भावना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि हमारे देश की सजा देने वाली जो प्रक्रिया है इतनी कमजोर है कि आज बच्चियों की बलात्कार के केसेस में भी 20% से अधिक सजा नहीं मिलती है। फांसी की बात तो छोड़िए, तो सजा तो दिलवाइए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलवाइए। तो ये कुछ बातें हैं जो महिला आंदोलन और ये कमीशंस के सामने बहुत बार बात हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बाकी राजनीतिक दल सीपीएम या बाम को छोड़कर कुछ सोचते हैं। मैं सुरेंद्र खरात से एक सवाल कर रहा हूँ, जो परिवर्तन की पैरोकार है, बदलाव की बात करती है, जो झारूपन उनमें, और एयर इंडिया की नौकरी का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आप दर्शकों को संक्षिप्त में बताएंगे कि आपने एक जिद कर दी कि मैं स्कर्ट नहीं पहनूंगी, और आपने साड़ी पहनने को अनिवार्य कर दिया, यानी एक स्वतंत्रता दिलाई महिलाओं को, बहुत बड़ी बात थी। तो संक्षिप्त वो घटना हम सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं एयर इंडिया लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट में मेरी नौकरी लगी और मैं ग्राउंड स्टाफ थी। एयर इंडिया की क्रू जो है वो तो साड़ी पहनती थी, और जो लंदन का हेड ऑफिस था उसमें भी साड़ी पहनती थी। लेकिन एयरपोर्ट में कौन सा कारण था, क्या दलील? साड़ी नहीं, तो जब मैं गई मैंने देखा कि सब लड़कियां, हालांकि मैं स्कर्ट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये हमारे राष्ट्रीय एयरलाइन है,
एयर इंडिया नाम है इंडिया। और भारतीय और पोशाक फिर- तो सारी हाँ, महिलाओं क्यों के नहीं, लिए भी- मेरा चॉइस होना चाहिए। हम्म, मैं साड़ी पहनना चाहती हूँ, मैं साड़ी पहनूंगी, स्कर्ट पहना, चॉइस होना चाहिए। हम्म, ये क्या तरीका है कि निषेध है, पाबंद है, आप साड़ी पहन ही नहीं सकते। तो मैंने जिद, बिल्कुल ये बात सही आपने कहा। तो मेरे मैनेजर थे वहाँ, मिस्टर एलन, बहुत ही अच्छे। अभी मैं जब सोचती हूँ और मालिकों को देखती हूँ और मैनेजर को देख, मैं सोचती हूँ पहले नौकरी मेरी, लेकिन वो बहुत उसने कहा देखो वृंदा, ऐसे कर रही हो लेकिन कल तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेज देती हूँ हेडक्वार्टर्स, बॉम्बे हेडक्वार्टर्स। तो मैंने कहा नौकरी की बात मत सोचो, लेकिन ये मैं नहीं करूँगी, किसी भी हालत में मैं नहीं तैयार हूँ। तो उन्होंने चिट्ठी दी, बाकी किसी ने वहाँ साथ नहीं दिया। ये भी मैंने पहले महसूस किया, साथ इतनी ज़रूरत है लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन जैसे 2 महीने के बाद चिट्ठी आ गई हेडक्वार्टर्स से, उस समय जो महाराजा डिज़ाइन किया ना एयर इंडिया का, बॉबी कूकर कमर्शियल डायरेक्टर थे, उनकी खुद हस्ताक्षर से चिट्ठी आए। एक दिन एलन ने मुझे बुलाया और कहा कि वाह रे वाह, तुमने तो इतिहास यहाँ बना लिया, ये देखो ये चिट्ठी आई है कमर्शियल डायरेक्टर से। और जब मैं साड़ी पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर, जितने भी वहाँ की लड़कियाँ थी, सब इंग्लिश थी, ब्रिटिश थी, वो सब लाइन लग गई लेडीज रूम में कि भाई हमें भी साड़ी पहना। चलिए इसी वाले एक लास्ट सवाल है आपसे कि आपकी जो पहचान है वो है बड़ी बिंदिया, बहुत बड़ी बिंदिया लगाती हैं आप, और आमतौर पर जब बात करते हैं अच्छा टीवी पे जो आ रही है, अच्छा वो बड़ी बिंदिया वाली वृंदा करात, इसकी क्या वजह है? क्योंकि छोटी बिंदी भी लगाते हैं लोग, बड़ी बिंदी भी, लेकिन आपकी पहचान ही हो गई बिंदिया से। मेरी बड़ी बहन ना, वो बड़ी बिंदी लगाती, राधिका राय जी? नहीं वो छोटी। अच्छा वो छोटी है। मेरी बड़ी बहन, मेरी बहुत ही प्रिय बहन थी जी। जूनी, हम्म, तो उनकी डेथ के बाद ओ क्या बात है कि बहुत बड़ी बात कह दी, और चूंकि मैंने वो आपका वो अनुभव याद करा दिया जिससे आपको तकलीफ होती है, मुझे नहीं पता था, और आज हमारे साथ आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जानी मानी संघर्षशील, जुझारू और माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य रही वृंदा करात, जो अपनी जुझारूपन के लिए जानी जाती हैं। डियर लीडर में आज इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।